नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हमारे बीच अभिषेक कौशिक जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखने वाले और साथ साथ बिहार की जो राजनीति है उस पर विशेषकर राजनीतिक नब्ज को पहचानने वाले अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 2 दिन पहले बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे का रिपोर्ट जारी किया। उसमें कुछ जातियों का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाया गया और कुछ जातियों का प्रतिशत कम होता हुआ दिखा। कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो 1/3 जिनका जनसंख्या जो है 1/3 पर पहुंच गया है, कुछ आधी हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी सी कम हुई हैं और कुछ ऐसी जातियां हैं छोटी बहुत सारी कि जिनका वजूद तो है लेकिन सर्वे से नहीं लगता कि उनका कोई वजूद भी बिहार में है। हाँ, इस सर्वे में एक बात तय है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। जो मुस्लिम आबादी 14-14.5% के आसपास में मानी जाती थी, आज के दौर में 17.5% को पार कर गई है। साथ में यादवों की जो आबादी है वो 14% से पार करके लगभग 15 के करीब पहुंच चुका है। अब एक नई बहस शुरू हो गई है समाज में। बहस ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा उसको नौकरियों में या विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, यानी हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी उसके प्रतिशत के हिसाब से की जाएगी। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सरकार अगर इस सर्वे को ही अपना एक राजनीति करने का आधार मान ले तो किस तरह से भागीदारी सरकार सुनिश्चित करेगी? किसको किसको जो मुख्य धारा से वंचित रह गई हैं जातियां, उनको मुख्य धारा में ला करके उनको किस तरह से स्थापित करेगी, चाहे राजनीति में या सामाजिक स्तर पर या अन्य स्तरों पर, नौकरी हो, रोजगार हो, सब में। यह सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है किसी की हिम्मत। ये जुमला स्लोगन है। हम तो कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लंगोट पकड़कर भागना पड़ेगा। कौन रोकता है हिस्सेदारी देने से? किसके हाथ में है हिस्सेदारी देना? आपने ही नारा लगाया है, आपके ही हाथ में है। और आपने अभी कहा कि विधानसभा से, लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर सभी इंस्टीट्यूशन में हम जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी देंगे। यह कौन कहा? और अगर कहा है तो रोक कौन रहा है? लेकिन ये लोग को पता है कि यह जुमला नारा है, क्योंकि ये लोग देने वाले नहीं हैं। अगर ये देना चाहते हैं तो मुसलमानों की भागीदारी बहुत अधिक है। और पिछले 33 वर्षों में मुसलमानों को क्या दिया आपने? आज बिहार के मुसलमान आपसे पूछ रहे हैं, हमने आंख मूंद कर आपको वोट किया, आपने जैसे कहा वैसे हम किया, जहां कहा वहां चला, आपके पीछे पीछे चले, आपका झंडा उठाया, आपके लिए नारे लगाए, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी लिया, कट्टर हिंदुओं से दुश्मनी लिया, हमने मंदिर तोड़ा, हमने मस्जिद को स्थापित किया, आपने हमें जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, हमने सब किया, हमने अपना सब समर्पण किया आपके लिए। हमको क्या मिला? बिहार का मुसलमान यह पूछ रहा है। आपके ही हाथों में था ना कि आप एक कम से कम उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान को बनाते। आपको पता है, आप जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि सिद्दीकी साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में जैसे ही प्रमोट करना था, उन्हें राजनीतिक हाशिए पर ले गया। आपने मुसलमानों के साथ क्या किया है? छल किया है। ये मेरे शब्द नहीं हैं सर, ये बिहार के मुसलमान कह रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है।
वो ये मांग करना शुरू कर दिए। शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ? शहाबुद्दीन जी इतने बड़े समर्पित, उनके बच्चों, उनके पत्नियों के साथ क्या हुआ पूरे बिहार, पूरा देश जान रहा है। और आप कहते हैं, बात करते हैं आबादी के अनुसार हिस्सेदारी। ये जुमला है। अरे अगर ये जुमला नहीं है और अगर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है, ताकत है, मन में कोई ऐसी विचार और लालसा है तो अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाओ ना। कौन रोक रहा है? सत्ता छोड़िए। आप ही ने कह रहे हैं पिछड़ा तो पिछड़ गया ना, अति पिछड़ा आगे हो गए हैं। और 32-33 वर्षों से मांझी जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पिछड़ा कई मुख्यमंत्री बने, 3 मुख्यमंत्री। लालू जी पिछड़ा मुख्यमंत्री, राबड़ी जी पिछड़ा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी पिछड़ा मुख्यमंत्री। अच्छा खासा शासन रहा। इतना शासन रहा कि जन्म देने वाला व्यक्ति आज शमशान घाट पर चला गया और पैदा होने वाला बच्चा रोजगार नहीं मिल रहा है उसे और बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया है। आपने सारे तंत्रों को कितना व्यवस्थित किया है कौन नहीं जानता है सर। आइए सवर्ण से हम आग्रह कर लेंगे, मात्र 10% हिंदू सवर्ण और 4-5% जो है मुस्लिम सवर्ण, तो दोनों सवर्णों से कर लेंगे कि आप इतना 33-34 वर्षों तक पिछड़ों के शासन को स्वीकार किया है, तो आइए न एक बार अति पिछड़ों का शासन स्वीकार करिए और मुसलमानों को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करिए, उप मुख्यमंत्री कम से कम बनाइए। है हिम्मत तो। ये लोग कुर्सी कुमार, कुर्सी से पकड़ने वाले लोग खाली जुमला देंगे, हवा देंगे सर, लेकिन कोई भला नहीं करेगा। कोई बताइए दुनिया में कहीं कोई ऐसा मानक है क्या कि जाति गिन के ही विकास किया जाएगा? ये सिर्फ बिहार सरकार में ही ऐसी बात होती है। अभी आप सुन रहे थे अभिषेक जी को। अभिषेक जी ने बहुत ही सटीक, सपाट और अपने बेबाकी भरे अंदाज में जिस तरह से बातों को रखी कि अधिकार देना है तो अति पिछड़ों को दो, अधिकार देना है तो दलितों को दीजिए, अधिकार देना है तो मुख्यमंत्री का पद दीजिए, अधिकार देना है तो बिहार की शासन व्यवस्था अति पिछड़ों और दलितों के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि उनकी भागीदारी तो ज़्यादा होनी चाहिए, आनुपातिक हिस्सेदारी उनकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप अब तक बिहार सरकार के में जो बैठे हुए लोग हैं, नीतीश कुमार जी हों या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हों, बढ़ चढ़ करके ये अति पिछड़ों और दलितों की बात करते आ रहे हैं और इस जातिगत सर्वे को अति पिछड़े और दलितों की जीत बता रहे हैं। ये वास्तव में ये अधिकार दिलाने की बात ही नहीं है, ये अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता को कायम करने की बात है। अगर सामाजिक न्याय के साथ समाज का विकास करना है, दलितों और अति पिछड़ों को विकास करना है, तो सत्ता के मोह को इनको त्यागना होगा। हिम्मत है अगर उनको अधिकार देने की तो मोह मुक्त होकर उन्हें सौंप दें और कहें कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा समाज का हो या कोई मुस्लिम समाज का हो या कोई दलित समाज का हो। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2005 के विधानसभा चुनाव में फरवरी में किसी सरकार को, किसी पार्टी को बहुमत जब नहीं मिला तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और भारत के द्वितीय अंबेडकर कहे जाने वाले रामविलास पासवान जी ने एक आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान होना चाहिए। उस समय हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए यही लगता है कि शायद वो सही थे। अब इस मुद्दे पर अभिषेक जी जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, वो उसको कितना प्रासंगिक उस दौर में और इस दौर में, दोनों दौर की अगर तुलना की जाए तो कितना प्रासंगिक आप मानते हैं? ये तो मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, उनको तय करना चाहिए कि उनका हितकर वास्तविक में कौन था। ये जो लोग हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ही उस समय
जब रामविलास पासवान जी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उसी आधार पर वे अपना समर्थन देना चाहते थे, तो ये दोनों लोग लंगोट लेकर भाग गए। हम आज भी कह रहे हैं कि ये लोग जो नारा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, यह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का एक हथकंडा है। इससे कोई भला नहीं होगा, किसी जाति का भला नहीं होने वाला है, और किसी जाति के लिए बहुत कुछ सोच भी नहीं रहे हैं लोग। अगर ये लोग सोचने वाले होते, सोचे होते, तो उसी समय बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री हो गया होता। और आज भी रामविलास जी तो नहीं है, लेकिन रामविलास जी की आत्माएं पितृपक्ष में बिहार में ही आए हुए होंगे। हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, पितृपक्ष में बिहार में ही पूरी दुनिया की आत्माएं आती है। तो वो देख रहे होंगे कि जो बात हमने कहा, और हमारी बात हम मुसलमान भी नहीं समझे सुने, अब तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में तुम्हारा कौन हितकर है, इसको तो जस्टिफाई करो, उसका मूल्यांकन करो, या मांग कर लो यार कि 2025 में मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा, क्योंकि तुम्हारी हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि तुम्हारी भागीदारी भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई जाति की कह रहे हैं, आप देखिए हमारे यहाँ जो मोची लोग हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कास्ट जो अभी सर्वे आया है उसमें वो उभर कर आए हैं। उनकी आबादी ऐसे भी मानी जाती थी ज़्यादा, बिहार में उन्हें राजनीतिक हाशिए पर ला कर रख दिया गया, उस जाति को उनकी संख्या भी, हमने कहा कि ज़्यादा मानी जाती थी, उनकी संख्या भी घटा दी गई और उनको पॉलिटिकली हाशिए पर लाया गया। हमारे दर्शक आप बताइए कि कौन ऐसे मुख्य धारा में जुड़े हुए मोची समुदाय के नेता हैं। एक मीरा कुमार आपके जहन में आएंगे तो मीरा कुमार बेचारी अब आउटडेटेड हो गई, कांग्रेस ने प्रमोट किया है उनको, ये लोग तमाम लोग नहीं प्रमोट किए। तो कैसे इन लोगों ने जातियों को ठगा है 33 वर्ष में और उनको गुमराह किया है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। पूरे देश के सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला बिहार के लोग हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा। अब देखिए ना, कुछ पत्रकार को हम सुन रहे थे जो अपने आप को तथाकथित जातिवादी पत्रकार के रूप में स्थापित करने के लिए विवश है। अब वो बेवकूफ कह रहा है कि कॉलेजों में प्रोफेसर 36% के आधार पर लेंगे, 32% के आधार पर लेंगे, 27% के आधार पर लेंगे, 18%। अरे बेवकूफ, उसके लिए यूजीसी से नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। इनको कौन बताए? तो ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा गुमराह करने के लोग चला रहे हैं। लेकिन हम तमाम ऐसे लोगों से जो इनके बातों में आ रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे, चाहे हम कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, मुसलमान हो भाई हो, हिंदू भाई हो, है ना, हम सबको विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और समाज को जाति मुक्त बनाकर अपने नए पीढ़ी को सौंपना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सही बात है, अगर कोई सवाल करे कि कॉलेजों में इतना प्रतिशत दलित होना चाहिए, इतना प्रतिशत पिछड़ा होना चाहिए, इतना प्रतिशत अति पिछड़ा होना चाहिए, तो मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि ठीक है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन पहले इन लोगों को शिक्षित कीजिए। पहले इनको लायक बनाइए, ये नेट क्वालिफाई करें, पीएचडी करें। सर 90 में जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जन्म लिया होगा जो बच्चा, आज वो प्रोफेसर बन गया होता यदि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी होती। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात कि कहाँ कहाँ आप इस तरह का राजनीति कीजिएगा, अगड़ों के खिलाफ कहाँ जाइएगा? क्या हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे? क्या अगड़े जो डॉक्टर हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस डॉक्टर हैं, बिहार में भी हैं, पटना में हैं, हर जगह हैं, क्या उनके यहाँ इलाज कराना बंद कर देंगे? क्या बेहतरीन इंजीनियर से अपने घर का डिजाइनिंग कराना बंद कर देंगे? या क्या अगड़े जाति के बेहतरीन वकीलों से केस लड़ना
बंद कर देंगे? किस तरह की सुविधाएं आप लेना चाहेंगे और किस तरह की सुविधाएं नहीं लेना चाहेंगे? देखिए, समाज जब है तो समाज की संरचना में हर किसी की एक जैसी भूमिका होती है। सबका अपना अलग महत्व है, किसी के महत्व को नकार नहीं सकते। इस तरह से बातें करना एक पत्रकार होकर के शोभा नहीं देता है, क्योंकि सबका सबके साथ ज़रूरत है। और ख़ास करके शिक्षा जगत में मैंने देखा है सर, कि दलित हो या ब्राह्मण हो, सबके मन मिजाज को देखा है कि अगर कोई शिक्षक वास्तव में जेन्युइन एक बेहतरीन शिक्षक है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। घनघोर जातिवादी जो नेता है ना, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों को यही पढ़ा दे, भले ही उसके जाति का हो या ना हो। एक दलित शिक्षक को हमने भी देखा है, नहीं, हम लोग दलित शिक्षक को ब्राह्मण छात्र जो है पैर स्पर्श करके बड़े भाव से प्रणाम करता है, उसमें कहीं भाव नहीं है ब्राह्मण वाला। ये तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि सफ़ेद पोशों से बचने की जरूरत है समाज को। अगर इन सफ़ेद पोशों से नहीं बचोगे तो पूरे बिहार, पूरे देश को रसातल की तरफ ले जाएंगे। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने परिवार, अपनी सत्ता, अपनी सियासी दावपेच ही पसंद है, उसके ही ये लोग लवर हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं जानते हैं। ये बात समझने का अब वक्त आ गया है। उस दौर में जाने, 90 और 90 के पीछे के दौर में जाने की जरूरत नहीं है, उसी का प्रयास किया जा रहा है। एक घनघोर षड्यंत्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बचने की जरूरत है। हम लोग बार बार प्लेटफॉर्म से यही कह रहे हैं कि हम लोग को बचने की जरूरत है। समाज को जहां ले जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यही लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि शिक्षित हो वो, शिक्षा का अधिकार किसने छीना? स्कूलों से बेंच, कुर्सी, बोर्ड किसने छीना? स्कूलों में आज भी किताब, पुस्तक उपलब्ध नहीं है, कौन नहीं किया? आज भी बच्चों को पोषण तत्व क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब किसकी जिम्मेवारी है? यही हिस्सेदारी और भागीदारी की राजनीति कर कर हमारे दलित, वंचित, शोषित, अगड़ा पिछड़ा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोगों का है। तो न ये अंबेडकर के अनुयायी हैं, न जेपी के, न लोहिया के, न कर्पूरी ठाकुर के। ये सब अगर किसी का अनुयायी हैं तो कुर्सी के अनुयायी है। बचना चाहिए, सद्बुद्धि दे इन लोगों को। कौशिक जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने बहुत सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी सामाजिक सच्चाई क्या है और नेताओं के और राजनीतिक पार्टियों की जो वादे और नारे होते हैं, उसको समझने का प्रयास करना होगा। सच कुछ और है, उस सच को महसूस कीजिए और खुद आप डिसीजन लीजिए। आज की परिचर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।